Hello everyone, my name is Dilip Kumar from Access Institute, and in this lecture we will discuss the topic motion in one dimension for class 11. ठीक है, फर्स्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो पहला है पैरामीटर डिस्क्राइबिंग मोशन, मतलब कौन कौन से पैरामीटर है जो कि मोशन को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. उसके बाद इसमें हम ग्राफ्स लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है. b बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होगा. इस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है. पहला तो पैरामीटर डिस्क्राइबिंग मोशन है, इसी में काफ़ी कुछ हमें पढ़ना होगा. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मोशन. ठीक है, मोशन क्या है, मोशन का डेफिनेशन क्या है. तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे आसपास कोई चेयर रखा हो या कोई टेबल रखा हो, मैं तुमसे कहूँ कि टेबल मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है. ठीक है, तो क्या बताओगे. हमारे आसपास कोई टेबल रखा है, मैंने पूछा कि टेबल रेस्ट पे है या मोशन में है. ठीक है, तो जब भी रेस्ट या मोशन की हम बात करेंगे तो ये कैसे है, रिलेटिव टर्म. ये कैसे है, रिलेटिव टर्म. ठीक, किसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे. जैसे तुम अगर सपोज तुमको लगता हो कि चेयर रेस्ट पे, बट ऐसा नहीं है. जैसे अर्थ भी मूव कर रही है तो मैं कह सकता हूँ मोशन में. अर्थ अगर मूव कर रही है तो अर्थ पे चलती है, अर्थ पे मैं भी हूँ तो मैं भी मोशन में हूँ. ठीक है, तो हमें किसी न किसी चीज़ के रिलेटिव में देखना पड़ेगा, मोशन को या फिर रेस्ट को. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है मोशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उस पार्टिकल को हम बोलेंगे, उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो मोशन में है. सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल भी है और उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ, उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कंटिन्यूस चेंज हो रहा है. ठीक है, टाइम के साथ कंटिन्यूस चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पार्टिकल हमारा कैसा है, मोशन में. रेस्ट में कब बोलेंगे कोई बॉडी को, रेस्ट में बोलेंगे कि अगर टाइम के साथ उसका जो पोजीशन है वो चेंज ना हो. ठीक है, टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम. अभी देखेंगे आगे की रेफरेंस फ्रेम क्या है, मतलब किसी के हम रिस्पेक्ट में देखेंगे कोई चीज़ रेस्ट में या फिर मोशन में है. जैसे सपोज इसका एक फेवरेट एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक कार. ठीक है, कार या फिर ट्रेन. ये ट्रेन कुछ स्पीड के साथ मूव कर रही है यहाँ पे. अब इस ट्रेन में सपोज दो लोग बैठे हैं, बी और सी, दो पर्सन बैठे. एक पर्सन बाहर है प्लेटफॉर्म पे, तीसरा डी. अब मैं बी से पूछूं कि सी मोशन में है या फिर नहीं. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी. तो अगर बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सी कैसा है, बी के रिस्पेक्ट में सी कैसा है, रेस्ट में. क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे उस ऑब्जेक्ट से, उस पर्सन से दूसरे पर्सन तक का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. तो हम बोलेंगे कि बी के और जो सी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में सी कैसा है, रेस्ट. ठीक है, बट वहीं अगर डी के रिस्पेक्ट में देखें तो डी के रिस्पेक्ट में बी और सी दोनों मोशन में है. क्योंकि अभी इनका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है, कुछ देर बाद इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ट्रेन आगे की तरफ बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इनका पोजीशन कुछ अलग हो जाएगा. तो टाइम के साथ इनका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब डी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, मोशन में. बट बी के रिस्पेक्ट में सी क्या है, रेस्ट में. ठीक है, तो ये तो हो गया मोशन की बात. किसी भी पार्टिकल का टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेके तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में. ठीक है, क्या डेफिनेशन, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ठीक है, अब मोशन है तो मोशन में जैसे अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब टाइम के साथ. ठीक है, असली देखा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी देखेंगे, एक्स वाई जेड.
तो अगर टाइम के साथ उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या फिर तीन, मतलब उसका जो मोशन है वो एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और जेड में भी हो रहा है। ठीक, जेड एक्सिस से तीनों कैसे परपेंडिकुलर होती हैं? तो अगर तीनों में हो रहा है, एक एक्सिस के अलाउंग हो रहा है, दो एक्सिस के अलाउंग या फिर तीनों एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? मोशन। मतलब मोशन वो वन डायमेंशन में हो सकता है, एक्स वाई दोनों एक्सिस में हो सकता है और एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हो सकता है। इफ वन या मोर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है, इसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। तीन हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओरिजिन, जिसको 0, से लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तीनों एक्सिस कैसी होती है? परपेंडिकुलर, मतलब इन तीनों एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी 90, वाई और जेड में भी, जेड और एक्स एक्सिस में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होती है एक्स और वाई एक्सिस के अलावा। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वी चूज a set of coordinate axis x y z. It consists of three mutual perpendicular axes x, z, y and x. ठीक है, x, y and z में point of intersection of these three axes is called origin. इनका जो point of intersection है जहाँ पे ये तीनों axis कट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? origin. ठीक है, which serve as the reference point. ठीक है, तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे फिजिक्स में, जो भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल होंगे, तो वहाँ पे हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट है उसको क्या चूज करेंगे? जो अपना रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन लेंगे, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है उसको हम एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज करेंगे। मतलब जो भी कैलकुलेशन, वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस, जो भी सब कैलकुलेशन करेंगे वो हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेके करेंगे? उसको ओरिजिन लेंगे। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझ आता होगा। सपोज यहाँ पे एक पर्सन है और एक पर्सन यहाँ पे, और ये पर्सन भी हो गया। यहाँ पे कोई 100 समझो, ठीक है। अब मैंने पर्सन ए से पूछा कि बताओ 100 का डिस्टेंस कितना है यहाँ, ठीक है। तो क्या बताओगे 100 का डिस्टेंस? ठीक है, तो फिर से नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। 100 का डिस्टेंस कहाँ से कितना है? ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब हमारे ये पॉइंट हो गया, तो अभी इस पॉइंट से हम बता सकते हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा 100 का यहाँ से। ठीक है, ऐसे एक्चुअली किसी से पूछोगे कि बताओ कि तुम्हारा घर रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो ऐसे नहीं बता पाओगे ना कोई सा रेलवे स्टेशन कितना दूर है। एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना तुम्हें कि कहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। ठीक है, ऐसे ही हमें फिजिक्स में एक जो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा वो हम क्या लेते हैं? ओरिजिन। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी में बस टाइम को इंक्लूड कर दो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टाइम को इंक्लूड कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ब्रॉडली क्लासिफाइड है। दो कौन कौन से? पहला है काइनेमेटिक्स एंड दूसरा डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम स्टडी किस का करेंगे? जैसे स्टडी मोशन का ही करेंगे, बट कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से पर्टिकुलर, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है बट वो मूव क्यों कर रहा है, मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे कि वो मूव क्यों कर रहा है। बट जब डायनामिक्स की बात आएगी तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके कॉज के बारे में भी, आखिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, वो मोशन क्यों कर रहा है इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, बस मोशन कर रहा है ये पार्ट कहलाता है काइनेमेटिक्स का। डायनामिक्स में स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, आखिर वो पार्टिकल मोशन क्यों कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह से हमने डिवाइड किया है मोशन को। मोशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, अब उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, इसका एग्जांपल जैसे हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन हमारा वन डायमेंशन में अगर हो रहा है। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन को उसको बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अलावा फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन।
जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में भी क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। कोई पार्टिकल हमने ऊपर की तरफ फेंका ग्राउंड से, फिर वो ऊपर जाएगा और वापस एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा, फिर से वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये इसके अंदर आएगा रेक्टिलिनियर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन सिंपल पेंडुलम देखा होगा, सिंपल पेंडुलम ये होता है। ठीक है, तो किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट जो पार्टिकल का मोशन होगा उस मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अगर किसी सर्कल के अबाउट पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ठीक है, किसी सर्कल के अबाउट अगर पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन यहाँ पे बाय मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वेदर ऑब्जेक्ट बॉडी मूव्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। सपोज पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक कोई बॉडी गई, बी पॉइंट पर जाने के बाद फिर से वापस वो पॉइंट सी पे आ गई। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है। इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब सिंपल लोकेशन किसी भी पॉइंट का, किसी भी बॉडी का कि बॉडी कहाँ पे है। और लोकेशन कहाँ से देखेंगे हम, तो हमने बताया था अपने रेफरेंस पॉइंट हम कौन सा चूज करेंगे, अपना ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे किसी पार्टिकल का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पोजीशन का मतलब सिंपली लोकेशन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल का लोकेशन क्या है। एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, एन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज इट्स लोकेशन रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा हमारा, ओरिजिन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। पोजीशन कैसा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको अगर देखें हम यहाँ पे, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन देते, सपोज ये पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, तो इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमको पॉइंट ए पॉइंट इधर दिखाई देगा, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। इसी वजह से पोजीशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, और जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो पोजीशन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अब सपोज ये पॉइंट ए यहाँ पे है, कोई पार्टिकल होगा पॉइंट ए पे, ये कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूंगी, बी पॉइंट कहाँ है, फिर से इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये किसका पोजीशन वेक्टर हो गया, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड नीचे वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब इसमें नेक्स्ट है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है, ठीक है, जिसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। पाथ लेंथ का सिंपल मतलब है कि कोई पार्टिकल इनिशियल यहाँ पे है, अब हम मूव करते हुए यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से मूव करते हुए कहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे। तो पाथ लेंथ सिंपली इस पाथ का क्या लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना लेंथ है ये, वही क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ। और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ ट्रेवल्ड, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे सिंपल अगर इसको समझे, सिंपल एक कर्व बनाए यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने ले ली 4 मीटर और ये 2 मीटर। तो इस केस में पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो जो पाथ लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें देखो केवल क्या है, 6 मीटर है। तो डिस्टेंस को किस तरह से हमने क्लासिफाइड किया, मतलब डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जो पाथ लेंथ है ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस भी पढ़ते हैं। तो पाथ लेंथ कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। सिंपल दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे। स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे ऐड करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम। 4 + 2 कितना हो गया, 6, 4 + 4 8 ऐसा। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया है, पहले यहाँ पर पाथ लेंथ का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, लेंथ
ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे स्केलर क्वांटिटी और इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव भी कभी नहीं होगा क्योंकि पाथ लाइन तक तुम कभी भी मोशन करोगे कहीं से किसी एक पॉइंट से मूव करते हुए किसी दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो इसका जो लेंथ है वो कुछ ना कुछ आएगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर पार्टिकल का मोशन हो रहा है तब, पार्टिकल अगर मोशन में है तो ये लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। बट अगर पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब किसी पॉइंट ए पे है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है। बट अगर मोशन में तो ऑलवेज पाथ लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे उसका जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया पाथ लेंथ का। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इनिशियल हमने बोला हमारा पार्टिकल कहां पे था, ए पे, अब वो कहीं से भी मूव करते करते फाइनली कुछ टाइम के बाद बी पे आ गया। तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, उसका पोजीशन मतलब उसका लोकेशन पहले कहां पे था, ए पॉइंट पे, और बाद में कहां पे था, बी पॉइंट पे। ये तो इसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन में जो चेंज हुआ है वो एक होगा। चेंज इन पोजीशन क्या निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर से दिखाया है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो पोजीशन में चेंज हो रहा है उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था या फिर पाथ लेंथ जो फाइंड किया था वो हमारा कितना आया था, 6 मीटर। 6 मीटर हमारा क्या आ गया, 6 मीटर आ गया हमारा पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस उसको बोल सकते हैं। बट इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल। इनिशियल पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये। ठीक है, और ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा, एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इस क्वेश्चन में हम काफी इजी से फाइंड कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर मेरे को ईबी का मैग्नीट्यूड चाहिए केवल डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, एबी बराबर रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 प्लस 4 रूट ओवर 20, एबी बराबर रूट ओवर 20 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज हुआ है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन फाइंड करेंगे तो वहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहें, इस एंगल को अगर मैं 5 बोल दूं, ठीक, इस एंगल को अगर मैंने 5 बोल दिया तो यहाँ से मैं tan फाइंड निकाल सकता हूँ। tan 5 बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/4, 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन मतलब एंगल हमने फाइंड कर लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन भी हमें लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या है इसकी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलता हूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नीचे होता है, इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाली डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये हो गए पाथ लेंथ, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और जिसको अगर हमें फाइंड करना है तो पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। ठीक है, उस पाथ का जितना जो लेंथ होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाला हमारा होगा ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा ये हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन को भी हमें इंक्लूड करना है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। दूसरा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे और अगर कोई स्ट्रेट लाइन के अलावा मोशन कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा मोशन करेगा तो कुछ टाइम
टाइम के बाद बी पॉइंट पे आ गया। तो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन का लंब हो रहा है तो इस केस में अगर हम पाथ लेंथ फाइंड करें, सपोज ये लाइन 3 मीटर है, ए से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना आएगा हमारा 3 मीटर। डिस्टेंस कितना आएगा 3 मीटर। बट इसी में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर ए पॉइंट पे मैं ओरिजिन ले लेता हूं 0,0 और बी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 3,0, अगर ये डिस्टेंस 3 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा 3,0 कोऑर्डिनेट एक्सिस का आइडिया होगा थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 3 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना आ गया 3। तो अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है और वो भी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है समझना, मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है वो भी एक ही डायरेक्शन में, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। अब एक ही डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, एक ही डायरेक्शन मतलब यहाँ से A to B हो रहा है, या फिर ऐसा हो जाए मोशन B to A, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है B to A, इस तरह का। और इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएंगे। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। बट अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में ना हो, सपोज ये वाला पॉइंट है, अब ये बी पॉइंट वापस से स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये सपोज ये वाला पॉइंट जो है 2,0, ये 1,0 और ये वाला पॉइंट 2,0, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर इधर चला है, तो वापस से 1 मीटर पीछे आया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। इस केस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 4 मीटर, ठीक है। वापस अगर सी पॉइंट पे आ गया, पहले ए पॉइंट पे गया, ए से बी, फिर बी से सी आया। ये भी देखो मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है, मोशन अभी भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है बट एक डायरेक्शन में नहीं है, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो इसको भी रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। डिस्टेंस हमारा क्या होगा पाथ लेंथ 4 मीटर, बट यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है 2,0 और इनिशियल पोजीशन है 0,0। तो 2,0 से 0,0 घटाएंगे तो क्या बनेगा 2 मीटर। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा अपना आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। और अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगी। तो ये आप केस ले लीजिए, अदरवाइज अगर मोशन हो रहा है 2 पॉइंट के बीच, ठीक है, इस तरह से ये हो गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है पहले वाले पाथ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, और ए से बी तक ये नीचे वाला पाथ है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग रहता है, तो इस वजह से फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दो, उस लाइन का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये व्हाइट कलर वाली लाइन और जो ब्लैक कलर से हमने लाइनें बनाई, ब्लैक कलर की जो लाइन है यहाँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ए और बी से जो मोशन हुआ है उसमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है पाथ लाइन, तो हमेशा देखो ब्लैक कलर वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो ए बी से ज्यादा होगा व्हाइट कलर से, ठीक है, ज्यादा होगा, ऑलवेज ज्यादा होगा, बट बराबर कब होगा जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। दिस इज द सेकंड पॉइंट, इट विल हैव सिंगल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और बी, अगर 2 पॉइंट के बीच मोशन हो रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब इनिशियल हम ए पॉइंट से चलेंगे और फाइनल बी पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो अगर 2 पॉइंट के बीच मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि किसी भी तरह से तुम चले जाओ, और भी पाथ है हमारे पास, ठीक है, ये पाथ हो गया तीसरा, ठीक है, और भी पाथ हो सकते हैं, इस तरह से आ जाओ। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ये जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है ये डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच अगर मोशन हो रहा है सिलेक्टेड पॉइंटों के बीच, तो डिस्प्लेसमेंट का हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, सिंगल वैल्यू। इट विल हैव सिंगल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। थर्ड में क्या है, इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट, ये भी समझ आ गया। डिस्टेंस क्या है मल्टीपल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मोशन हो गया, ये मोशन हो गया, ये सब क्या है पाथ लाइन है। ए से बी में ही मोशन हो रहा है, ए से बी में मोशन के लिए ये सारी की सारी क्या है पाथ लाइन, हर एक का पाथ लाइन क्या आएगा अलग अलग। तो डिस्टेंस क्या हो सकती है मल्टीपल वैल्यू, इन्हीं 2 पॉइंटों के बीच अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यू, मतलब कई सारी वैल्यू
इसमें लिखा है इट कैन नेवर डिक्रीज, तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं, इट कैन नेवर डिक्रीज। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, मोशन हो रहा है तो मतलब वो मूव कर रहा होगा पार्टिकल, किसी पार्टिकल का अगर मोशन हो रहा है तो मान लीजिए वो ऐसे मूव करेगा, अब टाइम के साथ रुकेगा तो नहीं, फिर तो रेस्ट हो जाएगा। तो अगर मोशन कर रहा है तो आगे बढ़ रहा होगा, आगे बढ़ रहा है तो देखोगे कि टाइम के साथ साथ पाथ लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, टाइम के साथ साथ पाथ लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, आगे और अगर मोशन होगा तो पाथ लेंथ और बढ़ जाएगी। तो इट कैन नेवर डिक्रीज, तो पाथ लेंथ हमेशा टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। अगर तुम मोशन में हो तो मूव कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो टाइम के साथ साथ तुम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो बढ़ती जाएगी। तो ये लिखा है इट कैन नेवर डिक्रीज, ये कम नहीं हो सकती। यहाँ पे इट कैन डिक्रीज या इट कैन इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, ए पॉइंट से टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बी पॉइंट तक गए, तो टाइम के साथ साथ क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो गया। अब सपोज टाइम के साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, यहाँ पे हमने ले लिया बी पॉइंट, 1 मीटर और आगे बढ़ गए तो 4 मीटर हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम के साथ यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इट कैन इंक्रीज या डिक्रीज। अब अगर हम वापस से पीछे आने लगे और इस वाले पॉइंट पे आ गए मूव करते करते, तो देखो पाथ लाइन तो बढ़ा है, ठीक है, डिस्टेंस तो हमेशा आगे बढ़ेगी टाइम के साथ, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा कम हो गया। डिस्प्लेसमेंट का डिक्रीज भी हो सकता है, इट कैन इंक्रीज या डिक्रीज। डिक्रीज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। ये देखो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इट कैन इंक्रीज या डिक्रीज। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। मतलब किसी का पाथ लेंथ जो होगा, डिस्टेंस का पाथ लेंथ, अब इसको कैलकुलेट करोगे नेगेटिव तो आएगा नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इट कैन ऑलवेज पॉजिटिव, बट इसमें क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। इसको समझते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो सिंपली ये हमको क्या बताता है, लोकल मतलब डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस रहता है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम, अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी कोई दे रखी है, इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रखी होंगी। तो सपोज ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2 डायमेंशन में बनाया केवल एक्स और वाई पर। अब इसमें क्या किया हमने, 1, 0, 2, 0, 3, 0, ठीक। अगर मैं ओरिजिन से यहाँ पर गया, इस वाले पॉइंट पे, इनिशियल से ए पॉइंट तक मैंने मूव किया, तो मैं डिस्टेंस क्या बोलूँगा, मेरा 3 मीटर है। ये पॉइंट अगर 3, 0 है तो मैं डिस्टेंस बोलूँगा 3 मीटर, ओरिजिन से अगर मैंने मूव किया है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बोलूँगा, 3 मीटर। बट ए पे अगर मैं 1, 2, 3, -3, -0, इस पॉइंट तक अगर मूव किया हूँ ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि -x एक्सिस में, तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, 3 मीटर। डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल पाथ लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा, 3 मीटर, तो वो 3 मीटर होगा। अगर कहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, -3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो -3 मीटर, क्योंकि -3 मीटर बोलेंगे तभी तो हमको पता लगेगा कि पार्टिकल हमारा कहाँ पे है। वेक्टर क्वांटिटी हमको पोजीशन भी तो पता लगनी चाहिए, आखिर उसका लोकेशन है कहाँ पे, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, -3 मीटर। अगर -3 मीटर बोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे मूव किया है, माइनस के एक्स एक्सिस पे। माइनस साइन क्या बताएगा, वो माइनस के एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। माइनस के 3 मीटर बोले तो उसको हम, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव भी हो सकता है। इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मीटर वेस्ट, -3 मीटर को हम 3 मीटर वेस्ट भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन ईस्ट हो गई, इसको हम वेस्ट ले लेते हैं, 3 मीटर वेस्ट, ठीक है, और माइनस से रिप्रेजेंट कराते हैं ताकि आपको डायरेक्शन का पता लग सके कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहे हैं। ये तो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जीरो कब होगा, तो सपोज पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया और एक पॉइंट तक गया, वापस फिर कुछ थोड़ा मूव किया नीचे और वापस मूव करते करते फिर से ओरिजिन पे आ गया। मतलब जिस पॉइंट से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन 0 -0 का मिलेगा, 0। समझ आ रहा है, 0 कब होगा, जब पार्टिकल जिस पॉइंट से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया है फाइनल उसी पॉइंट पे आ जाए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0। इसका वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकता है। नोट में यहाँ पे लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में,
इसका क्या मतलब है? सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, उसने 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगला इंटरवल आया फिर से 1 सेकंड का, फिर से उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगला इंटरवल फिर आया 1 सेकंड का, फिर से उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर इस तरह का मोशन हो रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे? जब कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें हमारा जो स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा स्पीड है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कैसा रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ पे देखो 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 3 मीटर। स्पीड का थोड़ा सा आइडिया होगा आप लोगों को। स्पीड को किस तरह से डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 3 मीटर। तो इसका स्पीड हम क्या बोलेंगे? 3 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड हम क्या बोलेंगे? 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 3 मीटर। यहाँ पर भी 1 सेकंड में 3 मीटर, यहाँ पर भी 1 सेकंड में 3 मीटर। तो हमेशा उसका स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड ही है। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होगा पार्टिकल का वो क्या होगा? कांस्टेंट। एक क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट ओ, ठीक है, ओरिजिन ले सकते हैं, टूवर्ड नॉर्थ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ की तरफ कितना मूव किया उसने? 30 किलोमीटर। देन ही टुक इट राइट टर्न एट 90 डिग्री एंड देन मूव्स अनदर 50 मीटर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। ठीक है, तो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चला है, ये हमने ले लिया ओरिजिन। इस ओरिजिन से नॉर्थ डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना चला है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। उसके बाद हमने कहा 90 डिग्री पे एक टर्न लिया है, राइट टर्न। ठीक है, तो राइट टर्न इधर होगा और कितना मूव किया राइट टर्न में? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। ये फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। तो इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड करें, डिस्टेंस क्या होगा? पाथ लेंथ। ये कितना है? 30 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर। दोनों को सिंपली अलजेब्रिक सम कर देंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 30 प्लस 40 70 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना इजी है, पाथ लेंथ दोनों को ऐड कर दो, 70 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। अब इसी में हमको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो हमने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था? ओरिजिन से, ओ पॉइंट से। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। तो अगेन इसको फाइंड करना लीजिए, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस पॉइंट को बोल देता हूँ A और इस पॉइंट को B। तो अगर OB फाइंड करना है तो OB क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? OB। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? OB। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे? OB का होल स्क्वायर बराबर OA का होल स्क्वायर प्लस AB का, OA स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। OB हमको फाइंड करना है तो OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OA कितना दे रखा है आपको? 30 प्लस AB कितना दे रखा है? 40। ये हो गया 40। ये आएगा 900 प्लस 1600, दोनों को ऐड करेंगे 2500। तो ये आ गया OB का होल स्क्वायर। अगर OB फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर करते हैं 2500। 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा?
50 यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर। यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा 50 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी, ठीक है। ये तो क्या आया है, सिंपल आया है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। अगर इसका डायरेक्शन फाइंड करना हो तो अगेन फिर से यहाँ पे एक एंगल चूज करेंगे। ये एंगल अगर मैंने बोल दिया 5, ठीक है, ये एंगल 5 होती है, तो tan phi अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ tan phi, तो tan phi का क्या होगा, परपेंडिकुलर 40 डिवाइडेड बाय बेस कितना होगा 30, 4/3। यहाँ से अगर 5 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ गई, क्योंकि हमको दोनों चीजें फाइंड करनी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी रहेगी। तो डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन का मतलब सिंपल एंगल फाइंड करना है। तो ओरिजिन से हम बता सकते हैं कितना है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 मीटर, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका ये सेंटर होगा यहाँ पे, जिसका रेडियस हमको गिवन है कितना है 2 मीटर, रेडियस r = 2 मीटर। एज शोन इन फिगर फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। ए से सी तक मोशन हुआ है इस तरह से, ठीक है। ए से सी मोशन हुआ है, तो इस मोशन में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करने हैं। ये इसका रेडियस हमको गिवन है कैपिटल R बराबर 2 मीटर। तो अगेन डिस्टेंस फाइंड करना इजी है, डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल पाथ लेंथ, ठीक है। तो ए से सी में देखेंगे तो ये वाला पाथ है, ये ए से सी के लिए इसका लेंथ कितना होगा, पूरा जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो पूरा लेंथ कितना होता है, सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का 2πr, बट ये कितना है आधा है उसका, ठीक है। तो उसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ 2πr, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा πr, r का वैल्यू कितना है 2π मीटर, ठीक है। 2π मीटर ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस। अब अगेन हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा ए और फाइनल पॉइंट क्या है बी। इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट सी, फाइनल पॉइंट क्या है सी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलाउ होता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो डायमीटर है सर्कल का, सर्कल का डायमीटर क्या होता है 2r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये r, और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक भी क्या होगा r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा 2r, 2 मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 4 मीटर, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।